हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हिंदी साहित्य का लिखने की पद्धति जो थी क्या थी। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है ये है शून्य से शिखर की ओर। शून्य से शिखर सीरीज है जहां हम लोग हिंदी साहित्य को बिल्कुल आरंभ से शुरू करके और आसमान तक जाएंगे, यानी शून्य से शुरू करके और फिर बिल्कुल शिखर तक जाएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए इस क्लास में क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य लिखा तो गया, उसकी पद्धति क्या थी, कौन सी पद्धति सर्वमान्य रही, कौन सी पद्धति की विशेषता क्या रही, किसने कौन सी पद्धति को माना, ये सब कुछ हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे, क्लास नंबर 1। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे काल विभाजन और नामकरण। फिर सबसे पहला हमारा सवाल आता है हमारे मन में कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, काल विभाजन क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी साहित्य को लिखा जाता है तो साहित्य को एक साथ पढ़ने में किसी को भी कठिनाई होती है, इसीलिए उसे पढ़ने की सहूलियत के लिए अलग अलग भागों में यानी अलग अलग कालखंडों में विभाजित कर दिया गया और उसका नाम अलग अलग दे दिया ताकि लोग आसानी से उसे समझ सकें। जैसे देख लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में को सुव्यवस्थित ढंग से समझने के लिए उसका काल विभाजन करना जो है वो क्या है, आवश्यक है। क्योंकि काल विभाजन से साहित्य के विकास के विभिन्न अवस्थाओं, प्रवृत्तियों, रचनाकारों और रचनाओं को समझने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे अलग अलग विद्वान ने अपने अपने आधार पर अलग अलग नाम सुझाए हैं, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो किसका है, वो है फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने जो नाम सुझाए वो सर्वमान्य रहा, जिसमें पहले काल का नाम इन्होंने दिया है आदिकाल, आदि यानी आरंभ, उसके बाद उन्होंने दिया है भक्ति काल, फिर दिया है रीतिकाल, देन आप उनको आधुनिक काल दिया है। तो फिर लेकिन काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वही आवश्यकता पड़ी फ्रेंड्स क्योंकि साहित्य के विकास क्रम को समझने में सहायक होगा। इसकी विशेषता पूछ सकता है, काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। विभिन्न प्रवृत्तियों और परिवर्तन को स्पष्ट करना, रचनाओं और रचनाकारों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में मदद मिलता है। अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य की सुविधा के लिए हिंदी साहित्य के काल विभाजन की आवश्यकता पड़ी। इसके नामकरण का जो आधार था वो क्या था, हिंदी साहित्य के नामकरण का आधार जो था फ्रेंड्स, उस समय की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी, साहित्य की विशेषता क्या थी, पहला नंबर वो था। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जो थी उस समय की क्या थी, वो था। उस साहित्य की भाषा शैली जो थी वो क्या थी, वो था। प्रमुख रचनाकारों का प्रभाव क्या था, रचनाकार जो थे किस प्रभाव से लिखे, साहित्य का उद्देश्य क्या था, जैसे गद्य साहित्य रीतिकाल में ब्रज भाषा में कविता लिखी गई, अवधी भाषा में लिखी गई, तो फिर इस सब का आधार क्या था, क्यों लिखा गया, इस किस उद्देश्य से लिखा गया, ये सब कुछ जो है फ्रेंड्स काल विभाजन की का आधार था, नामकरण का आधार माना गया। सर्वमान्य मत जो था फ्रेंड्स काल विभाजन का था वो था रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने सबसे पहले काल का नाम क्या रखा, आदिकाल रखा। अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग नाम दिए हैं लेकिन सर्वमान्य जो है शुक्ल जी का ही है। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा जो है संवत 1050 से 1375 मानते हैं, यानी 1050 से 1375 मानते हैं, जो यदि ईसवी सन में इसे किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें से 57 जो है हम माइनस कर देते हैं तो हमारा ईसवी सन जो है वो आ जाता है, ईसवी सन आ जाएगा। हम जैसे ही इसमें से 57 माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का आधार क्या माना, तो फ्रेंड्स यह काल वीर गाथा काव्य और प्रारंभिक साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने आदिकाल कहा। उस समय जो था उनके अनुसार आदिकाल में सिर्फ वीर रस की कविताएं लिखी जा रही थी और वीर काव्य ज़्यादा लिखे जा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस काल का नाम वीरगाथा काल रख दिया। और प्रारंभिक काल था इसीलिए उन्होंने नाम
आदिकाल रख दिया। यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दोहरी प्रक्रिया अपनाई, दोहरे नामकरण की प्रक्रिया अपनाई। पहले उन्होंने आदिकाल रख दिया क्योंकि साहित्य का आरंभ हो रहा था, फिर उन्होंने साहित्य का आरंभ के साथ साथ उस समय की जब प्रवृत्ति देखी तो प्रवृत्ति में उन्होंने पाया कि समय वीर काव्य की अधिकता है, धार्मिक सिद्ध नाथ और जैन साहित्य लिखे जा रहे हैं, रासो साहित्य लिखा जा रहा है और ब्रंश में हिंदी की ओर संक्रमण हो रहा है। इसलिए उन्होंने क्या लिख कर दिया, इसका नाम जो था फिर से वीर गाथा काल कर दिया, वीर गाथा काल कर दिया। तो रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रक्रिया अपनाई है। उस आदिकाल की विशेषता क्या बताई शुक्ल जी ने? शुक्ल जी कहते हैं वीरता का वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और लोक जीवन का चित्रण ही आदिकाल का विशेषता है और प्राचीन भाषा का प्रयोग किया गया। दूसरा इन्होंने जो नाम बताया भक्ति काल बताया। भक्ति काल की समय सीमा वो 1375 से 1700 ईस्वी तक मानते हैं, 1375 से 1700 ईस्वी मानते हैं। इसमें से आप 57 माइनस कर देंगे, आपका ईस्वी सन आ जाएगा। भक्ति काल उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इस काल में भक्ति साहित्य की समृद्ध परंपरा का विकास हुआ था, क्योंकि इस समय भक्ति साहित्य की समृद्ध परंपरा का यानी भक्ति साहित्य का विकास हो रहा था, इसीलिए उन्होंने इसका नामकरण जो था भक्ति काल रख दिया। विशेषता थी फ्रेंड्स उस समय निर्गुण भक्ति, यानी जहाँ पे भगवान के निराकार रूप की पूजा की जाती है वो कौन सी भक्ति होती है? निर्गुण भक्ति होती है। जैसे कि इसको निर्गुण भक्ति मानने वाले कौन थे? इसे संत साहित्य हुआ। संत साहित्य कबीर दास जी मानते हैं कि वो कहते हैं ना, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चक्की भली पीस खाए संसार, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिलेंगे सब सांसों की सांस में। यानी वो कहते हैं कि भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बैठे हुए हैं, भगवान कहाँ है? भगवान जो है यदि आप सच्चे हृदय से सच्चे मन से खोजेंगे तो सभी जगह भगवान का क्या है? वास है। यानी भक्ति काल को विशेषता थी एक निर्गुण भक्ति थी। दूसरा था सगुण भक्ति। दूसरी तरफ तुलसीदास जी होते हैं जो सगुण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, सूरदास जी होते हैं जो सगुण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। इन्होंने राम और कृष्ण के इंसानों के रूप में, भगवान के रूप में पूजा करी। राम के एक एक मर्यादा को दिखाया गया, एक एक चरित्र को दिखाया गया। तीसरा था फ्रेंड्स लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना की बात भी फ्रेंड्स तुलसीदास जी ही करते हैं। एक उनकी बड़ा अच्छा कविता है कि मानवतावाद और समन्वय, मानवतावाद और समन्वय जो था भक्ति काल में पुरजोर दिखाई दिया, यानी बहुत दिखने को मिला। वहीं भक्ति की प्रधानता थी, जाति पाति और आडंबर का विरोध था। फ्रेंड्स हम लोग इससे भी ज़्यादा डिटेल्स जब इसका एक एक पार्ट देखेंगे तब देखेंगे, यहाँ तो हम लोग नामकरण में शॉर्ट देख रहे हैं। लोक भाषा का प्रयोग किया गया, समाज सुधार की का बात की गई, ये सब क्या था? इसकी विशेषता थी। वहीं तीसरा जो काल था वो था रीति काल। रीति काल की समय सीमा उन्होंने 1700 से 1900 ईस्वी माना है, इसलिए लगभग 200 वर्षों का समय था। इस काल का आधार जो था, इस समय रीति ग्रंथों यानी श्रृंगार काव्य और अलंकारों का बोलबाला रहा, इसलिए इसे रीति काल कहा गया। क्योंकि इस समय जो था, जो कविताएं लिखी जा रही थी वो कैसे रीतियों में बांध करके लिखी जा रही थी, यानी उसमें छंद, अलंकार, रस, ये सब का एक नियम बंध गया। यानी ऐसे आप समझ सकते हैं नियमों से बंद करके जो कविताएं लिखी जा रही थी, एक रीति पे कविताएं चल रही थी, इसीलिए इसे रीति काल कहा गया। इसे 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिसिद्ध के एकमात्र कवि हैं बिहारी, जिनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई से ही बिहारी जो थे क्या हो गए? पूरे फेमस हो गए। जैसे उनके बारे में कहा जाता है, उनके दोहे के बारे में कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाव के तीर और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यानी एक एक जो उनका दोहा है 100 दोहों के बराबर है, यानी देखने में छोटा लगता है लेकिन वो उसका अर्थ जो है बहुत गहराई तक ले जाता है। इसकी जो प्रधानता रही फ्रेंड्स, इसकी प्रवृत्ति क्या रही? श्रृंगार काव्य की प्रधानता रही, रीति ग्रंथों की रचना का, और नासिक भेद, अलंकार भेद, नक्सिक भेद, दरबारी संस्कृति का प्रभाव, यानी इस समय नक्सिक सर से लेके पांव तक, बाल के केस से लेके सर पैर के नाखून तक का वर्णन जैसे पद्मावत में आप देख सकते हैं। वहीं अलंकार और रीति का विकास हुआ, श्रृंगार रस की प्रधानता रही और दरबारी वातावरण रहा। कवि जो थे दरबारों में रह करके लिखा करते थे, जैसे बिहारी का आप देख लो,
राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। घनानंद को देख लो, वो भी दरबार में रहा करते थे, रंगीला की। फिर तो जब उनको एक सुजान नामक नर्तकी से प्यार हो जाता है तो फिर सुजान नामक नर्तकी के प्यार को कृष्ण के रूप में उतार देते हैं, क्योंकि कृष्ण के एक रूप को भी सुजान कहा जाता है। काव्य शास्त्रीय प्रवृत्तियां रही। वहीं जो आधुनिक काल था, फिर उन्होंने 1900 के आगे का जो समय था उसे उन्होंने क्या कहा है, आधुनिक काल कहा है। जो यानी 1900 से लेकर अब तक जो समय चल रहा है, जो काल चल रहा है, उसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। इस समय क्या था, आधुनिक चेतना, राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध था, साहित्य का विकास हुआ, इसलिए इसे आधुनिक काल कहा जाता है। यानी आधुनिक काल में विभिन्न साहित्यों का विकास हुआ। यानी खास करके देखा जाए तो आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। गद्य साहित्य के अलग अलग रूप का विकास हुआ, जैसे कि आप उपन्यास, नाटक, कहानी, पत्रकारिता, ये सब कुछ जो था, कहाँ एकांकी, ये सब किस समय विकसित हुआ, आधुनिक काल में। इस युग का जो प्रवृत्ति रही भारतेंदु युग, इसके अलग अलग नामों से एक एक कवि के नाम पर उस समय की जो प्रवृत्ति रही वही रही। जैसे भारतेंदु जी के नाम पर भारतेंदु युग पड़ गया, एक एक कवियों के नाम पर रचनाकार, नाटककार, इतिहासकार, गद्यकार के नाम पर क्या हो गया, उस युग का ही नाम बदल दिया गया। द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इन सब गद्य विधाओं का क्या हुआ और गद्य विधाओं का विकास हुआ। इसकी जो विशेषता रही फ्रेंड्स, आधुनिक विचारधारा जो थी, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक परिवर्तन और विझान यानी रुझान या तर्कशीलता रही। इस समय जैसे को तैसा नहीं माना जाता था, ये चांद है तो ये सूरज है, चांद है तो क्यों है, सूरज है तो क्यों है। आम जनता जागृत हो गई, देश आजाद हो गया, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह के, अब सिर्फ सबकी बातों जो ही कह दिए उससे नहीं मानते थे, अब तर्क पे कविताएं होने लगी। जैसे रामचंद्र शुक्ल का जो थे, उनका समय जन्म काल जो था फ्रेंड्स 1884 से 1941 ईस्वी माना जाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाले महान इतिहासकार, जिनका मत सर्वमान्य है, कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। इसके बाद फ्रेंड्स अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण रखा, जैसे कि डॉक्टर नरेंद्र जो थे, इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग मिश्र बंधु का भी नामकरण देख लेते हैं। मिश्र बंधु जो थे, उन्होंने भी क्या किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन कितने भागों में किया था, 8 भागों में किया था, जिसमें उन्होंने पहला जो था आरंभिक काल लिखा। ये आप लिख लेना, इस नोट्स में नहीं है, उससे कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हुए चलेंगे। आरंभिक काल को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला था पूर्व आरंभिक, जिसका समय सीमा वो 700 से 343 ईस्वी मानते हैं, और दूसरा था उत्तर आरंभिक, जिसका समय सीमा वो कितना मानते हैं, 1344 से 1444 ईस्वी मानते हैं। कौन, मिश्र बंधु। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो भाग किया, माध्यमिक काल किया। माध्यमिक काल की समय सीमा वो 1445 से 1680 ईस्वी तक मानते हैं, और माध्यमिक काल को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा, किसना, पूर्व माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक का वो समय मानते हैं 1445 से, पूर्व माध्यमिक का जो समय है वो 1445 ईस्वी से 1460 ईस्वी मानते हैं, 1560 मानते हैं, 1560 मानते हैं। और वहीं फ्रेंड्स प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय सीमा वो मानते हैं 1561 ईस्वी से 1680 ईस्वी मानते हैं। और तीसरा जो उन्होंने विभाजन किया वो था अलंकृत काल। अलंकृत काल को उन्होंने 1681 ईस्वी से 1790 ईस्वी तक माना, 1681 से 1790 ईस्वी तक माना। इसे भी उन्होंने 2 भागों में बांटा, कौन, पूर्वालंकृत काल जो कि 1681 से 1790 ईस्वी तक चला, और उत्तर अलंकृत काल जिसकी समय सीमा 1791 से 1889 ईस्वी मानते हैं, 1791 से 1889 ईस्वी तक मानते हैं। उसके बाद 7वां उन्होंने काल विभाजन किया, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की समय सीमा वो मानते हैं 1890 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स वो मानते हैं 8वां और अंतिम काल जो मानते हैं वो मानते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जिसकी समय सीमा वो मानते हैं कब से, 1926 ईस्वी से वर्तमान तक। तो ये था फ्रेंड्स
मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। इसके बाद जो काल विभाजन है सर्वमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इनके इसके बाद उन्होंने किया। उसके बाद करते हैं फ्रेंड्स डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन भी। डॉक्टर नरेंद्र का काल विभाजन उन्होंने नाम दिया फ्रेंड्स आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उन्होंने वही नाम दिया है जो कि रामचंद्र शुक्ल देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाम देते हैं पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आधार माना था काल विभाजन का, वो माने सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों और प्रवृत्तियों को आधार, समय की सामाजिक धार्मिक परिस्थिति और जो प्रवृत्ति थी उसको आधार बना करके उन्होंने इसका काल विभाजन किया आदि का। उसके बाद नरेंद्र जो थे वो प्रवृत्ति और साहित्यिक विकास को आधार बना करके काल विभाजन करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद फ्रेंड्स डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन आता है। डॉक्टर वर्मा ने भी निम्न वर्गों में काल विभाजित किया, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, संधि काल कहा। जो आदि काल था उसके उन्होंने संधि काल कहा और इसकी समय सीमा 700 ईस्वी से 750 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना वो मानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने दूसरा जो कालक्रम रखा वो रहा चारण काल। चारण काल की समय सीमा वो मानते हैं 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, 1375 ईस्वी तक। और उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने वही भक्ति काल माना। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 माना। फिर रीति काल वही 1700 से 1900। लेकिन आधुनिक काल को इन्होंने 1900 से माना, 1900 ईस्वी से अब तक माना, अब तक मानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये रहा डॉक्टर कुमार का विभाजन। उसके बाद आता है फ्रेंड्स डॉक्टर नरेंद्र का विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र का विभाजन। नगेंद्र ने आदिकाल को आदिकाल माना, उसमें कोई उन्होंने बदलाव नहीं किया। रीति काल भक्ति काल में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उन्होंने आधुनिक काल को अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे कि उन्होंने आधुनिक काल का जो भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग को उन्होंने क्या कहा, पुनर्जागरण काल कहा। पुनर्जागरण काल कहा। सीधा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से कोई भी चेंज नहीं करता है। पुनर्जागरण काल कहा, जिसकी समय सीमा वो कब से मानते हैं, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानते हैं। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा जागरण सुधार काल, यानी द्विवेदी जो को इन्होंने जागरण सुधार काल कहा। छायावाद वही छायावाद ही रहा 1918 से लेकिन 38 तक मानते हैं ये, वैसे 36 माना जाता है। छायावादोत्तर काल मानते हैं। छायावादोत्तर काल के अंतर्गत वही प्रगति प्रयोग काल मानते हैं। प्रयोग काल का समय सीमा 1938 से 1953 ईस्वी तक मानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नवलेखन काल मानते हैं। नवलेखन काल की समय सीमा वो 1953 ईस्वी से 1953 ईस्वी से अब तक मानते हैं। अब तक माने उनके अनुसार अभी जो समय चल रहा है वो कौन सा समय चल रहा है, नवलेखन काल चल रहा है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं दे रखा है, भागीरथ मिश्र का दे रखा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन भी सर्वमान्य है। इन्होंने भी आदि काल को क्या कहा, इनका इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इन्होंने जो फर्स्ट था आदि काल की समय सीमा में अंतर कर दिया। ये जो है आदि काल को क्या कहते हैं, प्रारंभिक काल कहते हैं। प्रारंभिक काल कहते हैं, ये माह है फ्रेंड। प्रारंभिक काल, इसकी समय सीमा ये 1184 ईस्वी से 1375 मानते हैं। और वही जो भक्ति काल था, भक्ति काल को ये पूर्व मध्य काल कहते हैं। पूर्व मध्य काल का समय सीमा ये 1350 से मानते हैं 1600 ईस्वी तक। और रीति काल को ये उत्तर मध्य काल मानते हैं। और रीति काल की समय सीमा भी इन्होंने अंतर कर दी, समय सीमा ये मानते हैं 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। उसके बाद ये मानते हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल की जो समय सीमा है ये मानते हैं 1875 ईस्वी से अब तक। अब आपने देख लिया यहाँ पे डॉक्टर नरेंद्र जो है कब से मानते हैं, आधुनिक काल की जो स्टार्ट है वो 1900 से मानते हैं। वहीं ये गणपति चंद्र गुप्त जी जो है ये कब से मानते हैं, 1875 से ही आधुनिक काल का शुरुआत मान लेते हैं। इस तरह से अलग अलग विद्वान जो थे अलग अलग काल विभाजन किए। और एक और पूछा जाता है फ्रेंड्स, सबसे फेमस है डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल का भी काल विभाजन पूछा जाता है। डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने भी अलग अलग नाम दिए। जैसे उन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था दोहरे नामकरण एवं दोहरे वर्गीकरण। ये जो थे दोहरा नामकरण भी अपनाया और दोहरा वर्गीकरण भी अपनाया। इन्होंने आदिकाल को हिंदी साहित्य का बाल अवस्था कह दिया। हिंदी साहित्य की बाल अवस्था कहने वाले थे।
कौन? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर इन्होंने आदिकाल को दो भागों में बांट दिया। कौन सा? पूर्वार्ध आदिकाल, जिसकी समय सीमा ये 1000 से 1200 ईस्वी तक मानते हैं, और दूसरा था उत्तरार्ध आदिकाल। पहला था पूर्वार्ध आदिकाल और दूसरा था उत्तरार्ध आदिकाल, जिसकी समय सीमा ये उत्तरार्ध का 1200 से ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। उसके बाद दूसरा इन्होंने हिंदी साहित्य का किशोरावस्था कहा। किशोरावस्था को इन्होंने मध्यकाल को इन्होंने किशोरावस्था कह दिया। इसे भी उन्होंने दो भागों में बांटा। पहला था पूर्वार्ध काल। पूर्वार्ध काल की समय सीमा ये 1400 से 1600 ईस्वी मानते हैं। वहीं उत्तरार्ध काल की जो समय सीमा है 1600 से 1800 ईस्वी तक मानते हैं। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा? हिंदी साहित्य का युवा अवस्था। हिंदी साहित्य का युवा अवस्था कह दिया और इसको दो भागों में बांटा। पहला था परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की समय सीमा 1800 से 1900 ईस्वी मानते हैं। वही फ्रेंड्स दूसरा था वर्तमान काल, और वर्तमान काल की जो समय सीमा है, वर्तमान काल की जो समय सीमा है ये मानते हैं 1900 ईस्वी से अब तक, 1900 से अब तक। लेकिन हिंदी साहित्य का जो वास्तविक काल विभाजन था वो फ्रेंड्स एज निम्न था। आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले था आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा कब से थी? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। उसके बाद था फ्रेंड्स कौन सा? पूर्व मध्यकाल। वास्तविक काल विभाजन यही था, इसे आप लोग याद रखिएगा। पूर्व मध्यकाल का समय सीमा था 1350 से 1650 ईस्वी। उसके बाद था उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का जो समय सीमा था 1650 से 1850 ईस्वी था। उसके बाद था फ्रेंड्स आधुनिक काल, और आधुनिक काल की जो समय सीमा था 1850 से अधावधि यानी अब तक, 1850 ईस्वी से अभी तक जो समय चल रहा है ये कौन सा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल को निम्न भागों में बांटा गया। पहला था पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है। और दूसरा था फ्रेंड्स जागरण सुधार काल, जिसकी समय सीमा 1900 से 1918 मानी जाती है। उसके बाद 3 नंबर पे था फ्रेंड्स कौन सा? जागरण सुधार काल, जो कि द्विवेदी काल था। द्विवेदी काल था, और द्विवेदी काल क्योंकि द्विवेदी जो थे हिंदी को परिष्कृत करने का काम द्विवेदी जी ही किए थे। उसके बाद था फ्रेंड्स जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल, जिसकी समय सीमा 1900 से 1918 मानी जाती है। उसके बाद छायावाद काल, छायावाद प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, जिसकी समय सीमा 1918 से 36 मानी जाती है, कहीं कहीं 38 मानी जाती है। प्रगतिवाद था फ्रेंड्स, जिसे साम्यवादी युग भी कहा जाता है, ये 1936 से 1942 तक माना जाता है। उसके बाद था प्रयोगवाद। प्रयोगवाद अज्ञे थे। अज्ञे ने तार सप्तक की स्थापना की। 4 अलग अलग सप्तक में एक तार में एक जैसी कविताएं लिखने वाले कवियों को एक तार में पिरो दिया, उसे ही तार सप्तक कहा। 4 अलग अलग सप्तक किए, जिसे 1942 से 1952 ईस्वी तक का जो समय है प्रयोगवाद माना जाता है। उसके बाद आया फ्रेंड्स नवलेखन युग यानी नई कविता। इसकी समय सीमा 1952 ईस्वी से अब तक माना जाता है। लेकिन हिंदी का आदि कवि जो है बहुत ही विवाद मानते हैं। अलग अलग कवियों को लेकर के बहुत ही ज्यादा विवाद है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन समझ में आ गया होगा। और यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स वन लाइनर से, जैसे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या क्या था, कि क्यों किया गया? तो अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया। हिंदी साहित्य को 4 भागों में किसने विभाजित किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया। 4 प्रमुख काल कौन से थे जो सर्वमान्य थे? वो है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उसके बाद भक्ति काल को भक्ति काल क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय जो था हिंदी भक्ति साहित्य और समृद्ध परंपरा का विकास हो रहा था, इसीलिए इस काल को भक्ति काल कहा गया। आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा गया? क्योंकि वीर गाथा और प्रारंभिक साहित्य का काल था। ये प्रारंभिक साहित्य था, उस समय वीर रस की रचनाएं ज्यादा हो रही थी, इसलिए ये वीर गाथा काल कहा गया। उसके बाद रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा गया? क्योंकि रीति ग्रंथ और श्रृंगार काव्य की उस समय प्रधानता थी। आधुनिक काल जो था फ्रेंड्स आधुनिक चेतना और विभिन्न साहित्य का विकास हो रहा था, इसीलिए इसे आधुनिक काल कहा गया। और इसमें याद रखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। इसमें काल विभाजन का प्रमुख क्यों, किस उद्देश्य से किया गया, उसकी प्रवृत्ति क्या थी, कौन से कवि ने कौन कौन से नाम से अलग अलग विभाजित किया। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ हम लोग देखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका कारण क्या था, ये यदि नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगी।
तो चलिए ये सफलता का मूल मंत्र है, नियमित अभ्यास, सही रणनीति और निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। आई होप आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हिंदी साहित्य की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या थी, ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चे हिंदी साहित्य के शून्य से शिखर तक सीरीज में शामिल होना चाहते हैं, यानी बिल्कुल शून्य से साहित्य और व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, उन्हें हमारे चैनल का लिंक दे दें ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग मेन क्लास का ये जो सिलेबस है, ये नेट सेट का सिलेबस है, यानी आप नेट सेट की तैयारी करेंगे तो इसके नीचे वाला एग्जाम तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यानी आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे हिंदी साहित्य आता है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक हिंदी साहित्य की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियों के साथ।